नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज खतरनाक आहट को सुनवाने और उसकी वजह को बताने की कोशिश करूंगा जो हमारे दो पड़ोसी देशों में तेज होती जा रही है। ये दो लोग आपके सामने हैं। एक का नाम है इमरान खान, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। 3 साल पहले वहां चुने गए और 2 साल बाद पाकिस्तान में चुनाव होने हैं। और दूसरे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्होंने 2013 में सत्ता की कमान संभाली और इस कोशिश में हैं कि 2023 में दूसरा टर्म पूरा होने के बाद भी बने रहें। लेकिन जानते हैं, इन दोनों के सिर पर तख्ता पलट का डर लगातार मंडरा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान को न नींद आ रही है और ना बीजिंग में शी जिनपिंग चैन से जी पा रहे हैं। कहानी दोनों की बारी बारी से आपको बताता हूं, मगर एक बात कॉमन है, वो ये कि सत्ता हो या समाज, काटोगे वही जो बोओगे। इमरान खान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा में ठनी हुई है। मामला आईएसआई चीफ को लेकर के है। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और सेना के तहत काम करती है। जनरल बाजवा ने नदीम अहमद अंजुम को डीजी आईएसआई बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बीच में जब इस खबर ने तूल पकड़ा कि प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख में ठनी हुई है, तो सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने 12 अक्टूबर को कहा कि नहीं, कोई टकराव नहीं है, बल्कि दोनों में सहमति है। बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं और ये पाकिस्तान की जो एक तारीख है उस ज़मन में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बहुत लोग हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, मैं उनको ये बता दूँ कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपाहसालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। दोनों। फवाद चौधरी के इस बयान के 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन बाजवा की सिफारिश वाली फाइल पीएम के टेबल पर ही पड़ी है। कानून कहता है कि आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति सेना प्रमुख यानी कि जो जनरल होता है उसकी सलाह से प्रधानमंत्री करता है। 2 हफ्ते बीत गए हैं, मगर प्रधानमंत्री कार्यालय ने नदीम अहमद अंजुम के नाम पर अपनी सहमति नहीं दी है। इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच में टकराव का कारण है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। फैज हमीद के बारे में कहा यह जाता है कि इमरान खान के करीबी हैं। 2018 के चुनाव में भरपूर धांधली इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने में जो हुई थी, उसमें इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। जनरल हमीद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनवाने को लेकर काफी सक्रिय थे। इस बाबत वो काबुल भी गए थे। हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनवाने में भी इनकी अहम भूमिका रही और इस सब के लिए उन्होंने ना बाजवा को भरोसे में लिया और ना ही मंजूरी ली। माना यह भी जाता है कि इमरान खान फैज हमीद को अगला सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं। ये सारी बातें जनरल बाजवा को खटक रही थी, लिहाजा उन्होंने फैज हमीद को आईएसआई चीफ के पद से हटाकर पेशावर कॉर्प्स कमांडर के तौर पर भेज दिया और जनरल नदीम को अगले आईएसआई प्रमुख के रूप में आगे कर दिया। जबकि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान चाहते हैं कि फैज हमीद ही आईएसआई की कमान संभाले रहें। प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के इस टकराव के चलते अटकलों का बाजार पाकिस्तान में गर्म है। सच यह है कि पाकिस्तान में फौज सबसे बड़ी ताकत है और चर्चा इस बात की है कि अगर बात नहीं बनी तो ये जो साहब आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इमरान खान की जगह पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री यही हो सकते हैं। इनका नाम है शाह महमूद कुरैशी और अभी ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। अब थोड़ी देर के लिए जनरल बाजवा को भी आप समझ लीजिए। जनरल बाजवा 2019 में रिटायर हो रहे थे, लेकिन इमरान खान ने उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया। हालांकि इस पर बवाल बहुत हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब बाजवा अगले साल रिटायर होंगे, पर पाकिस्तान का इतिहास ये कहता है कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो, कमान फौज अपने हाथ में ही रखती है।
जो भी प्रधानमंत्री टकराव मोलता है उसका हश्र नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो या जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा हो जाता है। इमरान खान को 1.5 साल बाद चुनाव में जाना है और बाजवा को 10 महीने बाद रिटायर होना है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष चले और बाजी बाजवा के हाथ में आ जाए। पाकिस्तान में आज जो स्थिति है, कमोबेश ऐसी स्थिति आज से 22 साल पहले थी जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामात का इस्तीफा लेकर परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाया था। लेकिन उसी परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया था और उनको कैद कर दिया था। बाद में अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ उनके समूचे खानदान को देश से बाहर जाने का रास्ता दे दिया। दरअसल 1999 में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गफलत में रखते हुए करगिल में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ करवा दी थी। नतीजा भारत से युद्ध में हार, शिकस्त झेलनी पड़ी थी पाकिस्तान को। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की फटकार नवाज शरीफ को झेलनी पड़ी थी और दुनिया में पाकिस्तान की बहुत फजीहत हुई थी। इसके चलते मुशर्रफ नवाज शरीफ को खटकने लगे थे और वे मुशर्रफ की जगह तब के आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। मुशर्रफ ने सेना के भीतर अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर पाकिस्तान की सत्ता की कमान मुशर्रफ ने अपने हाथों में ले ली, क्योंकि उनको ये पता था कि नवाज शरीफ उनको सेना प्रमुख से हटाना चाहते हैं और आईएसआई प्रमुख को सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं। लिहाजा नवाज शरीफ को सत्ता से हटाने और तख्ता पलट करने की पूरी तैयारी मुशर्रफ ने पहले ही कर ली थी। बताया गया कि आज कुछ होने वाला है, तो आप अपना कैमरामैन लेके तो आप पीटीवी के सामने पहुंच जाएं, पीटीवी हेडक्वार्टर के सामने पहुंच जाएं। तो मैंने कहा क्या होने वाला है, तो मुझे वो जो साहब थे उन्होंने कहा अगर आपको मैं कह रहा हूं कि कैमरामैन लेके तो पीटीवी हेडक्वार्टर के सामने पहुंचा तो क्या होता है। मैंने कहा तो इसका मतलब है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। तो उन्होंने क्या लगाया तो मुझे समझ आ गया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, योर आर्म्ड फोर्सेस हैव नेवर एंड शैल नेवर लेट यू डाउन। इंशाअल्लाह we shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. आजादी के बाद से पाकिस्तान में अब तक 4 सैनिक सरकारें रही हैं और उन्होंने चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल किया है। जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह रहे। सबने काबिज होते समय एक ही बात कही कि चुनी हुई नागरिक सरकार अयोग्य, भ्रष्ट और देश के हित में नहीं थी। पाकिस्तान में सेना का उसूल है कि देश के सभी मामलों में उसकी सलाह से सरकारें चलाई जाएं। जब ऐसा नहीं होता है तो तख्ता पलट हो जाता है। आज की तारीख में पाकिस्तान में जो हालात हैं उसको आप जरा समझिएगा। इमरान खान, जनरल बाजवा और फैज हमीद के बीच जो स्थितियां हैं, कभी यही स्थिति नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन के बीच थी। आज इमरान खान फैज हमीद को आईएसआई चीफ से सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं और तब नवाज जियाउद्दीन को आईएसआई की जगह सेना की कमान सौंपना चाहते थे। आज इमरान की पसंद फैज हमीद हैं और तब नवाज की पसंद जियाउद्दीन हुआ करते थे। इमरान खान पर बाजवा की नज़र पाकिस्तान के मौजूदा हालात और सरकार की नाकामी के चलते भी है। आज की तारीख में आम पाकिस्तानी इमरान को फूटी आंखों नहीं देखना चाहता। दूध 120 रुपये लीटर है, चाय पत्ती 800 से 900 रुपये किलो तक है, गैस सिलेंडर के दाम 3000 तक जा चुके हैं और आलू, टमाटर, प्याज की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। स्क्रीन पर हमने आपके लिए उनके दाम डाल रखे हैं। हालात ये है कि छोटे बच्चे भी सरकार को लानत भेज रहे हैं। नियाजी चोरां दा सरदार ने लुट मचाई है, भैजे नूं रब दी मारे बंदा कसाई है, बनिया फिरदा कप्तान शैतान दा भाई है। हाय तब्दीली रास ना आई, हर कोई आखे हाय महंगाई, ओ वेखो सड़कां ते मंगण आवाम आई है। तब्दीली अजाब लेके आप आई है, साडा पीएम
इमरान खान दा वड्डा पाइए तब्दीली अजाब लेके आप आइए साडा पीएम तरीन जी दा छोटा पाइए ओ चीन चोर जदों बड़ी ते चोरां नूं नसना पिया जहांगीर तरीन नूं नसना पिया ओ चीन चोर जदों बड़ी ते चोरां नूं नसना पिया बाजी हलीमा भैया कहे तुमने नहीं घबराना लूटेंगे मिलके खाएंगे मिलके इमरान का ये तराना है तब्दीली और आसनाई हर कोई आखे हाय महंगाई ओ वेखो सड़कां ते मंगन आवाम आई है तब्दीली अजाब लेके आप आइए साडा पीएम तरीन जी दा छोटा पाइए तब्दीली अजाब लेके आप आइए साडा पीएम तरीन जी दा छोटा पाइए। इमरान सरकार की फजीहत महंगाई को लेकर तो है ही, पाकिस्तान में आतंकी हमलों ने भी सरकार की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार बनाने के लिए इमरान सर के बल चले। सरकार आने के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमलों के कम होने की उम्मीद थी, लेकिन आज पाकिस्तान के सेना प्रमुख और आईएसआई चीफ के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। अब आप यही देखिए कि इसी साल सितंबर के आखिर तक पाकिस्तान में 187 आतंकी हमले हुए। कितने? 187, और 317 बेकसूर लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किए। ये संगठन अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद और मजबूत हुआ है। सच तो ये है कि पाकिस्तानी फौज हमेशा से कई आतंकी संगठनों को पनाह देती रही है और उनकी करतूत का ठीकरा भी सरकार के मत्थे फूटता रहा है। पाकिस्तानी सेना पर एक चर्चा का वीडियो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इसमें एक महिला अजमल कसाब का जिक्र कर रही हैं और ये बता रही हैं कि कैसे वहां के नौजवानों का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। बच्चा बच्चा जानता है फरीदकोट का कि अमीर कसाई कौन है, माई नूर फातिमा कौन है, अजमल कौन था जिसको उन्होंने खुद अपने कहा कि जी ले गए। 3-4 साल पहले उसको ले गए, 6 महीने पहले वो वापस आया। माँ को कहा मेरे सिर ते हाथ रख, मैं कश्मीर फतह करन चलिया। कुछ पैसे दिए, कहा मेरी बहन रुकैया को ब्याह दो। ये सारी बातें वहां बच्चे बच्चे को मालूम है। अब यहाँ पर अगर हम इन चीजों से इनहराफ करना शुरू कर दें, अब आपको मालूम है इस वक्त वो लोग वहां से गायब हैं। उनको कौन ले गया? वो बेचारे गरीब अपना घर छोड़ के उनको कौन वहां से ले गया? वो रोते पीटते वहां से निकले। ये भी वहां के लोग हमें चुप करके बताते हैं। इन चीजों को छुपाने से छुपती नहीं, और जब आप उनको छुपाने की कोशिश करते हैं तो अगले के दिल में या जहन में इतने शक शुबहात खड़े होते हैं। ये दिस इज नॉट द वे टू डील विद इट। आपको अगर है कोई मसला तो उसको एड्रेस करें, और ये हिंदुस्तान की भी तवक्को है, बैनुल अक़वामी दुनिया की भी तवक्को है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसके साथ हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। जंग नहीं भी होगी रऊफ, तो बहुत सी और चीजें हैं जो कि वहां के लोगों ने हमें बावर कराई। उन्होंने हमें बताया कि देखिए जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको हमें अभी कायल करने की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। आपको तो अपने रियासत पे कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पर अगर कोई खुदा ना खास्ता सैंक्शंस लग जाए या कोई ब्लॉकेड्स हो जाए, तो इन्होंने तो सही फरमाया 6 दिन का तो तेल नहीं है। क्या होगा? मईशत हमारी आगे गिरी हुई है। मतलब यहाँ पर रोटी खाने को नहीं, आटा नहीं मिलता, बिजली नहीं है हमारे यहाँ, गैस नहीं, तेल नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम इस पोजीशन में है कि हम सैंक्शंस बर्दाश्त करें, जंग बर्दाश्त करें, ब्लॉकेड्स बर्दाश्त करें। रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल सॉवरेन स्टेट बन के बैनुल अक़वामी दुनिया में रहना पड़ेगा। अब आप समझिए कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं। मसला सिर्फ आतंकवाद का नहीं है, पाकिस्तान की माली हालत ने भी देश को बर्बाद कर रखा है। इमरान ने कुछ महीने पहले ये दावा किया था कि मुल्क की आर्थिक स्थिति अब सुधर गई है, और तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इमरान खान के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान 25% और गरीब हो गया है। इमरान की खराब आर्थिक नीतियों के चलते कुछ महीने बाद कर्मचारियों के वेतन के पैसे भी नहीं रहेंगे। 3 साल में कर्ज बढ़कर 13% से ज्यादा हो गया है, यानी पहले जितना था उससे 13% बढ़ गया है, और महंगाई दर 12% से आगे निकल गई है। सच्चाई ये है कि चीन और अरब देशों की कर्ज के पैसे ना हो तो पाकिस्तान को रोटी के लाले पड़ जाएं। ये तमाम स्थितियां जनरल बाजवा के लिए बेहतर हैं। आज की तारीख में अगर वे तख्ता पलट कर दें तो पाकिस्तान में विरोध शायद ही हो। ऊपर से अमेरिका को लगता है कि बाजवा
उसके लिए मुफीद हैं, सही प्यादे हैं। मतलब ये कि इमरान खान की नींद अगर उड़ी हुई है और इस बात की चर्चा तेज है कि उनका तख्ता पलट हो सकता है, तो ये सब बेवजह नहीं है। अब जरा चीन चलते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इनको भी दिन रात किसी अनहोनी का डर सताता रहता है। जिनपिंग ने जनवरी 2020 में म्यांमार की यात्रा की थी और उसके बाद से चीन नहीं छोड़ा है। करीब 1.25 साल हो गए हैं, कोई विदेश यात्रा नहीं की है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक हुई थी, जिसमें आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिस्सा लेते और अपनी बात कहते हुए सुना होगा। दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष भी थे, जाना शी जिनपिंग को भी था, लेकिन वो गए नहीं, वर्चुअली ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। रिपोर्ट कह रही है कि जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की इस साल के आखिर में मुलाकात होनी है, मगर ये बात भी जिनपिंग वर्चुअली करना चाहते हैं, जबकि बाइडेन आमने सामने की बैठक में इंटरेस्टेड है। पिछले कुछ महीनों में किसी भी ऐसे विदेशी नेता का दौरा नहीं हुआ है जिसका जिनपिंग से मिलने का कार्यक्रम हो। जिनपिंग ने ज्यादातर बातचीत टेलीफोन के जरिए की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत 60 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने इस दौरान टेलीफोन पर ही बातचीत की है। अमेरिकी विदेश मंत्री, सिंगापुर के प्रधानमंत्री और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक को जिनपिंग ने बिना कारण ही रद्द कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि जिनपिंग की तबीयत खराब चल रही है। सिंगापुर पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि 2019 में इटली और फ्रांस के दौरे पर जिनपिंग को लड़खड़ाते हुए देखा गया था, लेकिन पूरा सच ये है नहीं। पिछले कुछ महीनों में जितने सख्त फैसले जिनपिंग ने लिए हैं, उससे यही लगता है कि वो चीन की सारी ताकत अपने हाथ में समेट लेना चाहते हैं। यहां तक कि पुलिस ऑफिसर, जज और स्टेट सिक्योरिटी एजेंट की जवाबदेही भी वो अपने पास रखना चाहते हैं। कारण यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी कि वो पार्टी जो चीन में सरकार चलाती है, उसके अंदर जिनपिंग की स्थिति कमजोर होती जा रही है और बहुत संभव है कि पार्टी की सेंट्रल कमेटी उन्हें रिप्लेस करने के बारे में सोचे। वैसे जिनपिंग ने 2018 में ही राष्ट्रपति पद पर रहने की 10 साल की अधिकतम सीमा को खत्म कर दिया था। चीन में एक कानून बनाया गया था कि कोई भी राष्ट्रपति अपने पद पर 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता है, एक टर्म 5 साल का होता है। ये नियम चीन के दिग्गज नेता डेंग जियाओपिंग ने 1990 में बनाया था ताकि चीन को अराजकता और निरंकुशता से बचाया जा सके। शी जिनपिंग से पहले के 2 राष्ट्रपति हु जिनताओ और जियांग जेमिन 10-10 साल के राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन जब जिनपिंग ने इस नियम में बदलाव किया तो ये माना गया कि राष्ट्रपति पद पर वे हमेशा के लिए बने रहना चाहते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में जिनपिंग का एक विरोधी खेमा है जिसे जियांग गठबंधन के तौर पर जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये खेमा पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन के प्रभाव वाला है। इस गुट के अलावा अपने दूसरे विरोधियों को भी निपटाने की जिनपिंग लगातार कोशिश करते रहते हैं। अभी हाल ही में उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का निशाना चीन के मंत्री रहे फू झेंगहुआ बने हैं। उन पर पार्टी का अनुशासन और कानून तोड़ने के गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले जियांग गुट के कद्दावर नेता और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री रहे झोउ योंगकाक इसी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का शिकार हुए थे। उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने और सरकारी सीक्रेट को लीक करने का आरोप लगा और उम्र कैद की सजा हुई। माना जाता है कि झोउ को निपटाकर जिनपिंग ने जियांग गुट को सबसे बड़ा झटका दिया था, लेकिन जिनपिंग की चिंता का कारण सिर्फ विरोधी ही नहीं है, सेना भी है। जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद से अब तक फौज की पूरी कमान को बदलते हुए अब तक 100 से ज्यादा जनरल को निकाल बाहर किया है। अभी कुछ दिनों पहले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के 2 वाइस चेयरमैन की भी उन्होंने छुट्टी कर दी। सेना के भीतर जिनपिंग के ऐसे फैसलों के चलते असंतोष रहता है और इसका अंदाजा जिनपिंग को है। वे अपने विरोधियों को ये बार बार जताते रहते हैं कि उनके खिलाफ उठने वाली आवाज तबाह हो जाएगी। अलीबाबा ग्रुप के जो को फाउंडर और दुनिया के अमीर लोगों में शुमार होने वाले जैक मा को आप जानते होंगे, वो इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने बस इतनी ही गलती की थी कि जिनपिंग की आर्थिक नीतियों के खिलाफ बोला था। ये कहा था कि जो अभी नए उद्योग धंधे चल रहे हैं दुनिया की जरूरत के लिहाज से, उनके लिए यहाँ की नीतियां मुफीद नहीं है, ठीक नहीं है।
नतीजा ये है कि पिछले लगभग 1.5 साल में उनकी दौलत 1/3 रह गई है। 1.5 साल पहले तक जैक मा चीन के सबसे अमीर इंसान थे। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक अलीबाबा को खड़ा किया और दुनिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी एनटी ग्रुप को बनाया। जब उन्होंने अलीबाबा का ऑफर लॉन्च किया तो वो $25 अरब का था। इसके बाद एंट ग्रुप आईपीओ लाने की तैयारी में था। इसी दौरान वे जिनपिंग के रडार पे आ गए। एंट ग्रुप का आईपीओ कैंसिल हुआ, कंपनी का कारोबार बिका, जैक मा की नेटवर्थ घटी और ग्रुप पर से उनका नियंत्रण कम होता चला गया। जैक मा कोई अकेले केस नहीं है, बल्कि चीन के कई उद्योगपति सरकारी मशीनरी के निशाने पर हैं और रहे हैं। जिनपिंग इस तरह की कार्रवाई को ये कहकर सही ठहरा रहे हैं कि उनका मकसद गैर वाजिब पूंजी विस्तार को रोकना और कुछ लोगों को बेलगाम बड़े होते जाने से निपटना है उनसे। जितना मैं आपको बता रहा हूं, इन सब का एक सिरा जिनपिंग के उस डर से जुड़ा है जो तख्तापलट की आशंका से उनके भीतर हमेशा बना रहता है। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की मुसीबतें हैं, वैसे ही चीन में जिनपिंग की परेशानियां हैं। आज की तारीख में चीन भयानक बिजली संकट से गुजर रहा है। इसका असर वहां की पूरी सप्लाई चेन पर पड़ा है। कोरोना के बाद अकेला चीन ही था जिसकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही थी, लेकिन मौजूदा संकट ने उसकी कमर पर चोट की है। अब इस संकट का कारण समझिए। चीन में 70% बिजली का प्रोडक्शन कोयले से होता है और ज्यादातर कोयला आयात किया जाता है। बिजली कंपनियों पर लगाम सरकार की रहती है, रेट सरकार तय करती है। रेट बढ़ाया नहीं गया, लेकिन दुनिया के बाजार में कोयले की कीमत बढ़ गई। अब कोई भी कंपनी घाटे में बिजली बेचेगी नहीं, इसलिए ज्यादातर ने कई तरह की तकनीकी खामियों का हवाला देकर के, वैसे ही खराबियों का हवाला देकर के अपनी यूनिट बंद कर दी है। बिजली की किल्लत के चलते आईटी इंडस्ट्री से लेकर टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और तमाम तरह के सेक्टर औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। आशंका इस बात की भी है कि बिजली संकट के चलते फसल की कटाई पर भी असर पड़ेगा और इसका असर ये होगा कि खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। ये सारा ठिकरा जिनपिंग के सिर फूट रहा है और ऐसा कुछ जरूर है जो चीन के अंदर ज्वालामुखी के लावे की तरह उबल रहा है। जिस देश का राष्ट्रपति बाहर नहीं गया हो, दुनिया के नेताओं से मिलता जुलता नहीं हो, तमाम तरह की जरूरी बैठकों को टाल देता हो, ये सामान्य सी बात नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार, सेना और कई दूसरी संस्थाओं का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जिनपिंग माओ की तरह बिना किसी चैलेंज और विकल्प के एक छत्र राज करना चाहते तो हैं, लेकिन चीन में दूसरा माओ नामुमकिन है। मैं फिर आपके सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति को रख रहा हूं, इस लगातार मजबूत होती आशंका के साथ कि दोनों की अपने अपने मुल्क में स्थितियां विपरीत होती जा रही हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, दोनों जगहों पर विरोध के स्वर मजबूत हैं और दोनों देशों में तख्तापलट को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। और सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई नया होगा, मुद्दा कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।